देखिए, देश के कई हिस्सों में अभी मॉनसून पहुंचा भी नहीं है, लेकिन अभी से ही ये बारिश और बाढ़ जानलेवा हो चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में नदी में लोगों के बहने और दुर्घटनाओं की खबरें लगातार आ रही हैं। आधे हिंदुस्तान में बारिश का कहर जारी है। कई जगहों पर यह बारिश बेहद जानलेवा हो गई। सेना की ओर से रेस्क्यू अभियान भी लगातार चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे ये बारिश जानलेवा हो रही है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की हैं। यहाँ पिता पुत्र स्कूटी से एक नाले को पार कर रहे थे। भारी बारिश की वजह से ये नाला बेहद खतरनाक हो चुका था। नाले के ऊपर 3 फीट से अधिक पानी बह रहा था। पिता पुत्र नाले को पार करते समय स्कूटी के साथ पानी के तेज बहाव में बह गए। पिता झाड़ियों को पकड़ और ग्रामीणों की मदद से बाहर निकले, लेकिन पुत्र पानी में बह गया। बेटे की खोजबीन की जा रही है और अब तक नाले में बहे स्कूटी का भी पता नहीं चल पाया है। पिता पुत्र नीट की परीक्षा से लौट रहे थे। बेटे ने दुर्ग में नीट की परीक्षा दी थी। ये तस्वीरें भी दुर्ग की हैं, जहां शिवनाथ नदी में कार गिर गई। कार में 5 लोग सवार थे। शिवनाथ नदी में पानी अधिक होने के कारण ड्राइवर सड़क को नहीं देख पाया और नदी में गिर गया। तस्वीरें राजस्थान के फतेहपुर की, जहां यात्रियों से भरी एक बस रेलवे अंडरपास में फंस गई। लगातार बारिश की वजह से अंडरपास में जल जमाव हो गया था। फिर रात को प्रशासन ने क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला। बस में करीब 20 यात्री थे। अच्छी बात यह रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 3 आतंकी मॉड्यूल्स का पर्दाफाश हुआ है। 2 राजौरी और 1 जम्मू में हुआ खुलासा और यहां से भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। JNK पुलिस के लिए बड़ी सफलता। 3 आतंकी मॉड्यूल्स का आज पर्दाफाश किया गया है, जिनमें से 2 राजौरी इलाके में ऑपरेट कर रहे थे और 1 जम्मू में। इस रेड के बाद इन मॉड्यूल से भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। और अक्सर आप ऐसा सुनते होंगे कि किसी का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया है। एक फिल्म भी आई थी, बत्ती गुल मीटर चालू। इसमें फिल्म के एक एक्टर का बिजली का बिल काफी ज्यादा आ जाता है और उसके बाद काफी विवाद और हंगामा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका क्यों जिक्र कर रही हूं, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक व्यक्ति का बिजली का बिल 7,000 से ज्यादा आया, तो वो कई लाख वोल्ट वाले हाई टेंशन वायर के टावर पर चढ़ गया। हालांकि मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप ऐसा कोई जानलेवा हरकत ना करें। बिजली के बिल पर हाई वोल्टेज ड्रामा की ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बिजली के बिल के खिलाफ ये हाई वोल्टेज ड्रामा है। कई लाख वोल्ट की हाई टेंशन तार पर चढ़कर ये जान जोखिम में डालने की मूर्खता है। तस्वीरें कौशाम्बी की है, जहां एक युवक हाई टेंशन वायर वाले टावर पर चढ़ गया। तस्वीरें डराने वाली हैं और आपके लिए चेतावनी भी कि ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करें। हाई टेंशन वायर वाले टावर पर चढ़ा ये युवक कौशाम्बी के गांव का रहने वाला है। नाम अशोक कुमार और पेशे से किसान है।
जब इसके बिजली का बिल 7,000 से ज्यादा आया तो वो इसके विरोध में इस पर चढ़ गया। युवक का कहना है कि 3 साल पहले सौभाग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त बिजली का कनेक्शन मिला था, लेकिन इस बिल को देखकर वो गुस्से में टावर पर चढ़ गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की संयुक्त टीम ने करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद जाल के जरिए इस युवक को नीचे उतारा। उसको बात करके मोटिवेट करके और उसको बगल वाला जो दूसरा खंभा है वहाँ तक उसको ले जाया गया। और उसके बाद में फिर उसको जाल में बिठा के और रस्से के माध्यम से नीचे उतारा गया। और इस पूरी कार्रवाई में यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं इन्होंने भी बहुत इसमें हेल्प किया और सब लोग जो मछुआरे हैं वो जाल उनके द्वारा कराया गया। सही सलामत उतारने के बाद इस युवक को अस्पताल भेजा गया। फिलहाल युवक पूरी तरह से स्वस्थ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आगे बढ़ रहे हैं, आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी कुछ अहम तस्वीरें। इस चुनाव में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वोट डाले। आपको जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भी मतदान करते हैं और ये मुख्यमंत्री अपने राज्य के विधानसभा के सदस्य हैं, इसीलिए इन मुख्यमंत्रियों ने मतदान किया। यहाँ आपको ये जानना भी जरूरी है कि उपराष्ट्रपति के जब चुनाव होंगे तो उसमें विधानसभा के सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे, केवल संसद के सदस्य ही उस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जो 8 राज्यों से तस्वीरें आई हैं उनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, साथ ही आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, भूपेंद्र भाई पटेल जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सब ने आकर आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया। इनमें से सिर्फ M.K. स्टालिन हैं जो कि यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सब एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को वोट करने के लिए आश्वासन दे चुके थे। और आगे बढ़ते हैं, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादास्पद टिप्पणी के मामले में नुपुर शर्मा ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उनको लगातार रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। साथ ही नुपुर शर्मा ने कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग एक बार फिर की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग खारिज कर दी थी, लेकिन आज एक बार फिर से नुपुर शर्मा ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और ये कहा है कि लगातार उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध जारी है। इस युद्ध की वजह से लाखों लोगों का पलायन हुआ है, वहीं हजारों लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन जो रिपोर्ट हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद दर्दनाक है और हमें ये सोचने के लिए मजबूर भी करती है कि मानवता के विरुद्ध ये युद्ध कब तक होता रहेगा, क्योंकि इस युद्ध में एक 4 साल की बच्ची की मौत हो गई और उसकी अंतिम विदाई टेडी बेयर और गुड़ियों के बीच हुई। क्या ये सच नहीं है कि इस युद्ध में बचपन की मौत हो गई? यूक्रेन के विनीत्सिया में 4 साल की लीजा को अंतिम विदाई देने दर्जनों लोग जुटे। टेडी बियर और गुड़ियों के बीच लीजा अनंत यात्रा पर है, लेकिन लीजा की मौत स्वाभाविक नहीं, ये उसे यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध की वजह से मिली है। जिस वक्त 4 साल की लीजा की मौत हुई, उसके पिता कीव में थे। वो अपनी बच्ची को विदा करने आए हैं। भावनाओं के सैलाब पर काबू करना मुश्किल हो रहा है। अब हम आपको लीजा की मौत की वजह भी बताते हैं। 14 जुलाई को यूक्रेन के विनीत्सिया शहर पर रूसी जंगी विमानों ने भयंकर हमला किया। इस हमले में 24 लोगों की मौत हो गई। हमला इतना भयानक था कि 2 दिनों तक लोग अपने रिश्तेदारों के शव ढूंढते रहे। लीजा भी इसी हमले की शिकार हुई। इसका शव मलबे में मिला था। लीजा के पिता इस सच को मुश्किल से स्वीकार कर पा रहे हैं कि उनकी बिटिया अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा तकलीफदेह बात यह है कि बच्ची की मां अस्पताल में मौत से लड़ रही है।
वो भी अपनी बेटी के साथ ही घायल हो गई थी। डॉक्टरों का कहना है कि अगर लीजा की मां को पता चल गया कि उनकी बेटी जा चुकी है तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। लिहाजा मां को बेटी की मौत की खबर नहीं दी गई है। जिस अस्पताल में लीजा की मां भर्ती है वहां पर ब्लैकआउट रखा गया है। युद्ध को लेकर लीजा की मां ने एक ब्लॉग पोस्ट किया था, वो तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन एक न एक दिन मां को अपनी बेटी की मौत की खबर भी लगेगी। उसे विनाश के सच को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एजेंडा इंडिया का में इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। 16वें राष्ट्रपति चुनाव में 98.91% वोटिंग हुई है। 736 वोट में से 728 वोट आज डाले गए हैं। इस वक्त ये जो आंकड़े आधिकारिक तौर पर रिलीज हुए हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 736 में से 728 वोट डले हैं और 16वें राष्ट्रपति के चयन के लिए आज मतदान हुआ, जिसमें 98.91% वोटिंग दर्ज की गई। आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक राष्ट्रपति की पोजीशन के लिए मतदान हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। और क्या आप जानते हैं कि गुजरात के सूरत में लोग 5 स्टार होटल में खाना खाने से ज्यादा स्ट्रीट फूड खाने के लिए बेचैन रहते हैं। स्ट्रीट फूड का खास मजा लेना क्या होता है और छुट्टी कैसे सेलिब्रेट की जानी चाहिए, ये भी आप सूरत के लोगों से जान सकते हैं। यहाँ छुट्टी वाले दिन सिनेमा घरों से ज्यादा भीड़ फुटपाथ पर होती है। यहाँ फुटपाथ देखते ही देखते हाउसफुल हो जाते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये है जानकी जरीवाला। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस में काम करने के बाद जानकी को इंतजार होता है कि छुट्टी वाले दिन वो यहाँ कब पहुँचे और अपने परिवार के साथ इसी फुटपाथ पर मौसम का मजा भी लें और खाएं पिएं। घर से बना के लेके आते हैं और आज तो बारिश ऐसा कुछ हमको लगा कि आएगी, लेकिन आया नहीं। अभी हमको पता नहीं था, इसलिए फिर हम ऐसे ही आए हैं। अभी बाहर खाना खाने वाले हैं हम। दुनिया भर में हीरे और कपड़ों के कारोबार के लिए मशहूर गुजरात का सूरत शहर अब यहाँ के आम लोगों से लेकर करोड़पतियों तक के लिए फुटपाथ पर बैठकर अपने परिवार के साथ वक्त बिताने वाला शहर भी बन गया है। जी हाँ, हर शनिवार और रविवार को लोग किसी सिनेमा हॉल में पहुंचने वाले दर्शकों से ज्यादा इस हाउसफुल फुटपाथ पर डेरा जमाते हैं। खास बात यह है कि इन्हें 5 स्टार होटल भी नहीं भाता, जबकि फुटपाथ पर फुल मस्ती इन्हें ज्यादा पसंद है। हर संडे इधर फैमिलीज और फ्रेंड के साथ इधर आते ही है और 4-5 घंटे इधर बिताते हैं, एंजॉय करते अपनी लाइफ। और आज समझो मैं भी वर्ल्ड में काफ़ी जगह पे घूमा हूँ, इंडिया में काफ़ी जगह पे, ये कल्चर कहीं नहीं है। मेघा छतरीवाला भी अपने परिवार के साथ इस स्ट्रीट पर सुकून से बैठी हैं। सभी का खाना घर से ही बनाकर लाई हैं। हम दर संडे यहाँ घर से खाना बना के यहाँ बैठ के खाना सबके साथ हम फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ खाना खाते हैं और हमें यहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। बाहर से खाते हो, यहाँ फैमिली 5 स्टार होटल से जैसा फीलिंग आती है ऐसा हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। स्ट्रीट फूड हॉकर भी इन 2 दिनों में अच्छी कमाई करते हैं। शायद ही दुनिया में कहीं और ऐसा फुटपाथ भोजनालय हो जहां लोगों को बेसब्री से हॉलिडे के दिन यहां आने का इंतजार रहता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो किसानों से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है और बताया यह जा रहा है कि इस कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के 3 प्रतिनिधि भी होंगे।
इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सरकार ने एमएसपी पर जो कमेटी के लिए नोटिफिकेशन जरूरी होता है वो जारी कर दिया है और सरकार ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से नाम आने के बाद उन्हें कमेटी में जोड़ा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के 3 प्रतिनिधि इस कमेटी में शामिल होंगे और केंद्र सरकार ने एमएसपी पर इस कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कमेटी के गठन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सरकार का कहना है कि जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 3 नाम आ जाते हैं उन्हें कमेटी में शामिल कर लिया जाएगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। ब्रह्म प्रकाश, इस वक्त जो ये बड़ी खबर आ रही है ये एक तरह से वो वादा पूरा कर रही है सरकार जो किया गया था आंदोलन के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब ये किसान आंदोलन समाप्त हुआ था तब सरकार की तरफ से जो वादा किया गया था और आज मॉनसून सत्र के पहले दिन सरकार ने इस बात की घोषणा की है, कमेटी का गठन किया है और बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये कमेटी जो बनी है, संजय अग्रवाल जो कृषि सचिव रहे हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी है। इसमें 2 सदस्य नीति आयोग से होंगे, दूसरा नाम नीति आयोग से जो है नीति आयोग कृषि श्री रमेश चंद ये सदस्य हैं। इसके अलावा इसमें कृषि अर्थशास्त्री भी रखे गए हैं, CSC शेखर जो भारतीय आर्थिक विकास संस्थान से हैं। इसके अलावा दूसरा नाम है डॉक्टर सुखपाल का जो IIM अहमदाबाद से हैं। तो ये लोग कमेटी में। इसके अलावा चौथे नंबर पर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार विजेता किसान श्री भारत भूषण शास्त्री है। इसके अलावा 5वें नंबर पर किसानों के प्रतिनिधियों के इसमें नाम है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा से 3 सदस्य जो नाम दिए जाएंगे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से वो इस कमेटी में जोड़े जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें अन्य किसान संगठनों के सदस्य हैं श्री गुणवंत पाटिल हैं, इसमें श्री कृष्णवीर चौधरी हैं, श्री प्रमोद कुमार चौधरी हैं, श्री गुणी प्रकाश हैं और श्री सैयद पाशा पटेल हैं। इसके अलावा देखिए किसान सहकारिता समूह के प्रतिनिधि भी रखे गए हैं। इसमें श्री दिलीप संघानी चेयरमैन इफको ये भी इस कमेटी के सदस्य हैं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण कमेटी है जो न सिर्फ एमएसपी पर विचार करेगी बल्कि 0 बजट आधारित कृषि किसान कैसे करेंगे और कई मुद्दों पर ये कमेटी विचार विमर्श करेगी। इसलिए ब्रह्म प्रकाश, ये बहुत बड़ी मांग थी किसान आंदोलन के दौरान जो सामने रखी गई थी सरकार के, तो अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है, कमेटी में बाकी सदस्यों के नाम आ गए हैं। क्या जानकारी मिल रही है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, कौन हो सकते हैं उनके प्रतिनिधि? देखिए संयुक्त किसान मोर्चा चूंकि अभी कुछ देर पहले ही गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जी न्यूज ने सबसे पहले ये खबर दी अपने दर्शकों को कि जो किसानों की मांग थी वो सरकार ने पूरी की है और एमएसपी पर समिति का गठन किया है, कमेटी का गठन किया है। लिहाजा कुछ देर बाद संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई नाम सामने आएंगे, बैठक करेंगे और कुछ नामों का सुझाव देंगे, क्योंकि 40 अलग अलग संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा में। तो अब वो 3 नाम कौन से तय करते हैं ये बड़ी बात है, क्योंकि पहले इसी बात पर झगड़ा होता था संयुक्त किसान मोर्चा में कि 3 या 5 नाम वो तय नहीं कर पाते थे। तो बड़ी बात यह है कि क्या आप वो 3 नाम दे पाएंगे 40 संगठनों में से, ये बड़ा सवाल है और किन के नाम देते हैं उनको सरकार कमेटी में शामिल करेगी। चलिए ठीक है ब्रह्म प्रकाश दुबे, सबसे पहले ये खबर आपने जी न्यूज पर ब्रेक की और लगातार इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एमएसपी पर जो कमेटी है उसके गठन का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इंतजार अब बस ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा भी अपने 3 प्रतिनिधियों का नाम ऐलान करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से चली महाराष्ट्र रोडवेज की एक बस का सफर 12 लोगों के लिए मौत का सफर साबित हुआ। मध्य प्रदेश के धार में बस पुल से नर्मदा नदी में गिर गई और 12 लोगों की जल समाधि बन गई। हादसे पर पीएमओ ने भी दुख जताया है और वहीं मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। बस ऊपर से गिरी और पानी में नीचे जाते हुए दिखी हमको, तो फाउंडेशन पे गिरी, फाउंडेशन के बाद में फिर पानी में गई। सामने से कोई बाइक चला गया, उसको बचाने के चक्कर में डिवाइडर तोड़ के नीचे गिरा। नीचे नर्मदा की उफनती लहरें,
पुल पर सरपट भागती बस, एक ओवरटेक और नर्मदा की धार में 12 जिंदगियां फनी। ये उस बस की तस्वीरें हैं जिस पर सवार 12 जिंदगियों ने नर्मदा की लहरों में ही जल समाधि ले ली। बस का पुर्जा पुर्जा बिखर चुका है। अगर कुछ बचा है तो बस ढांचा और बस के पहिए। बस को देखकर समझना मुश्किल नहीं कि इसमें सवार लोगों की मौत कितनी दर्दनाक रही होगी। सुबह का वक्त था जब इंदौर से पुणे के लिए महाराष्ट्र रोडवेज की ये बस चली। रास्ते में रुककर यात्रियों ने चाय नाश्ता भी किया और फिर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। मंजिल दूर थी, सफर अभी बाकी था, लेकिन खलघाट में बने संजय सेतु पुल पर अनहोनी इंतजार कर रही थी। बताया जा रहा है कि बस ने एक बाइक को ओवरटेक किया, पर शायद रफ्तार और बारिश से भीगी सड़क की वजह से बस अनियंत्रित हो गई। ड्राइवर ने बस का कंट्रोल खो दिया और बस पुल की रेलिंग से टकराती हुई नीचे नर्मदा की लहरों में गिर गई। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक चीज जरूर दिखाएं यहाँ पर कि किस तरीके से जब इतनी ऊंचाई को पार किया है। पार करने के बाद, इस ऊंचाई को पार करने के बाद तो ये जरूर अनुमान लगाया सकता है कि उसकी स्पीड कितनी ज्यादा होगी। जहां तक कहा जा रहा है कि 70 से 80 की स्पीड पे इस पुल पर वो गाड़ी अपनी चला रहा था। हादसे की खबर मिली तो धार से लेकर भोपाल तक हड़कंप मच गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू का मोर्चा संभाल लिया। रेस्क्यू टीम भी हादसे की जगह पहुंची। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजरें गड़ा दी, लेकिन फिर भी 12 लोगों की जान चली गई। सर, ये बस ऊपर से गिरी और पानी में नीचे जाते हुए दिखी हमको, तो फाउंडेशन पे गिरी। फाउंडेशन के बाद में फिर पानी में गई और उसके बाद फिर धीरे धीरे पानी के अंदर हो गई बस। और फिर यहाँ आसपास के कुछ नाव वाले लोग थे, उनको भी हमने चिल्ला के बोला कि भैया आओ फटाफट, उनको भी बुलाया। कारण तो बस तेज ड्राइव की होगी और रेलिंग तोड़ के आई है, इसका मतलब ड्राइविंग का फॉल्ट है। अधिकतर लोग तो महाराष्ट्र के आइडेंटिफिकेशन चल रहा है और डिटेल जब जानकारी आएगी तो आप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस दुखद वारदात पर नजरें बनाए हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवारों के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिलाया है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के घर वालों के लिए 4 लाख रुपए की मदद राशि देने का ऐलान किया, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए की मदद करने की घोषणा की। 4 लाख रुपया मृतकों के परिवारों को दिए जाएंगे। उनकी डेड बॉडी भी सुरक्षित तरीके से ससम्मान घर भेजी जाएगी। दुर्घटना की जांच के आदेश कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने और मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से बातचीत की। हमारे पूर्व मंत्री और सीनियर नेता गिरीश महाजन जी को हमने तुरंत वाया इंदौर स्पॉट पर भेजा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। धार से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पंजाब के संगरूर से हाल ही में लोकसभा उपचुनाव जीतने वाले सिमरनजीत सिंह मान की। उन्होंने एक बार फिर से खालिस्तान की मांग का समर्थन किया है। आज ही उन्होंने सांसद पद की शपथ ली, संविधान का पालन करने की कस्में खाई और आज ही देश विरोधी बयान दोहरा दिया। इतना ही नहीं, सिमरनजीत सिंह मान ने शहीद भगत सिंह का भी अपमान किया। मैं सिमरनजीत सिंह मान शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने एक बार फिर शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया है। उन्होंने भगत सिंह को आतंकवादी और जनरल सिंह भिंडरेवाला को अपना नायक बताया है। संगरूर से चुनाव जीतने के बाद हरियाणा के करनाल में सिमरनजीत सिंह ने भगत सिंह को आतंकवादी कहा था। आज सांसद पद की शपथ लेने के बाद भी उन्होंने ये बयान दोहरा दिया।
अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए। पुलिस भेजना, पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात है। कुछ भी हो पर टेररिस्ट तो हैं। अगर कल को हम पार्लियामेंट में बैठे हैं और आप लॉबी में बैठे हैं, इधर आके कोई बम फेंक दे, आप भी मर जाए, मैं भी मर जाऊँ, और एक IPS ऑफिसर को मार दे और एक हौलदार को मार दे, तो उसको बोलो, क्या बोलोगे आप? ये भारत में ही संभव है कि एक क्रांतिकारी को आतंकवादी और आतंकवादी को क्रांतिकारी बताकर उसका महिमा मंडन किया जाए। बड़ी बात यह है कि शहीद भगत सिंह का अपमान कोई और नहीं बल्कि एक सांसद कर रहा है, जिसने कुछ ही देर पहले संविधान की शपथ ली है। स्वतंत्र सैनिक था कि शरीफ आदमी था कि क्या था? मैं सिमरनजीत सिंह मान, जो लोकसभा सिमरनजीत सिंह मान शपथ तो भारत के संविधान की खा रहे हैं, लेकिन उनकी जुबान पर अब भी खालिस्तान का तराना गूंज रहा है। सांसद पद की शपथ लेते ही उन्होंने एक बार फिर खालिस्तान की मांग का समर्थन कर दिया। आर्टिकल 19 में हमको अपनी बात कहने की पूरी फ्रीडम है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हिंदू इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, कॉमरेड चीन के पास न्यूक्लियर वेपन है। खालिस्तान इन 3 मुल्कों का एक आपके लिए बफर स्टेट बन जाएगा, जिसके साथ दक्षिण एशिया में कभी न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। खालिस्तान की बात करनी मारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने हमको इजाजत दी है। आप कैसे इस देश में कर सकते हैं सिमरनजीत सिंह मान जी? क्यों नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट ने हमको इजाजत दी है। खालिस्तान मांगने की मांग की इजाजत दी। हाँ। तो आपको लगता है कि आपकी जो मांग है वो जायज है? जायज है। दरअसल सिमरनजीत सिंह मान वही शख्स हैं जिनके दादा अरूर सिंह ने जनरल डायर को सिरोपा भेंट किया था। उसी जनरल डायर का सम्मान किया था जिसने जलियांवाला बाग में निहत्थे सिखों पर गोलियां चलवाई थी। उस वक्त अरूर सिंह ने जनरल डायर को स्वर्ण मंदिर में आमंत्रित भी किया था। अरूर सिंह की इस हरकत के बाद लोग उन्हें हमेशा के लिए काला अध्याय की तरह मानते हैं। अब सिमरनजीत सिंह मान अपने दादा की राह पर चलते दिख रहे हैं और उस क्रांतिकारी को आतंकवादी बता रहे हैं, जिन्हें देश में सम्मान की नजरों से देखा जाता है। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एजेंडा इंडिया का में अब हम आपको जुर्म की दुनिया के उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में बताएंगे जिसकी चर्चा सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अचानक बढ़ गई है। हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, जो किसी आम कॉर्पोरेट कंपनी की तरह ही काम करता है। कहा यह भी जा रहा है कि बिश्नोई की इस क्राइम प्राइवेट लिमिटेड में करीब 1000 लोग काम करते हैं। आखिर कैसे काम करती है ये क्राइम प्राइवेट लिमिटेड, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक गैंगस्टर का नाम चर्चा में है और वो है लॉरेंस बिश्नोई। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसके काम करने का तरीका चर्चा में है। सवाल उठ रहे हैं कि लॉरेंस अपने गैंग को कैसे ऑपरेट करता है, कैसे टारगेट को निशाना बनाता है और कैसे सलाखों के पीछे से कई साल से क्राइम का काला कारोबार चला रहा है। दरअसल देश के कई राज्यों में जुर्म की दस्तक देने वाले छोटे छोटे गैंग अब बिश्नोई की क्राइम कॉर्पोरेट कंपनी का हिस्सा बन गए हैं। जुर्म की इस कंपनी में अब कुछ चुनिंदा लोग नहीं हैं, बल्कि क्राइम के इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड से 1000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। बदमाशों की भर्ती करने के लिए कंपनी के लोग सोशल मीडिया के जरिए मोटा लालच देकर अपने गैंग में नए लड़कों को शामिल करते हैं। किसी कंपनी में काम करने वाले लोगों की तरह इन लोगों को भी इनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाता है। शारीरिक तौर पर मजबूत लड़कों को गैंग में शूटर बनाया जाता है,
जो लड़के गैंग में नए होते हैं उनको रेकी करने के काम के साथ साथ कैरियर और सप्लायर की जिम्मेदारी दी जाती है। कुछ लड़कों को ये गैंग सिर्फ अपने साथ इसलिए रखते हैं ताकि उनके जरिए शूटर्स के ठहरने की व्यवस्था की जा सके। इस क्राइम कंपनी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस कंपनी से जुड़े हुए किसी भी शख्स को अपने अलावा किसी दूसरे को दिए हुए काम की कोई जानकारी नहीं होती। इस कंपनी से जुड़े हुए तमाम गुर्गों को आदेश इंटरनेट कॉलिंग के जरिए विदेश से दिए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी कंपनी चलाने के लिए पैसा कहां से आता है। दरअसल लोगों से वसूली जाने वाली एक्सटॉर्शन मनी क्राइम कंपनी की फंडिंग का सबसे बड़ा जरिया होती है। प्रॉपर्टी विवाद का समझौता कराकर और केबल टीवी नेटवर्क पर कब्जा करके भी कमाई की जाती है। म्यूजिक इंडस्ट्री और हरियाणा पंजाब के शराब कारोबार पर कब्जा करके भी पैसा निकाला जाता है। इसी पैसे से ये कंपनी अपने लिए देश और विदेश से हथियार जुटाती है। हथियार सप्लाई के लिए क्राइम कंपनी ने बाकायदा अपने पास डीलर रखे हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम भगवान दास का है, जो पिछले काफी समय से लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग को हथियार सप्लाई कर रहा था। जुर्म की इस कंपनी की डिमांड अत्याधुनिक हथियार और कारतूस होते हैं, जिसके ऊपर ये गैंग अपनी काली कमाई का एक मोटा हिस्सा खर्च करते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है सिद्धू मूसेवाला की हत्या, जिसको करने के लिए इस गैंग ने करोड़ों रुपए खर्च करके AK-47 जैसे घातक हथियार जुटाए थे। लॉरेंस बिश्नोई की इस कॉर्पोरेट क्राइम कंपनी में सब कुछ डिजिटल है, वर्चुअल है। इस कंपनी ने भी अपना ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया हुआ है। बिश्नोई की क्राइम कंपनी का हेड ऑफ द पर्सन यानी मुखिया है गोल्डी बराड़। सचिन कंपनी की भर्ती और टारगेट प्लान का प्रमुख है, जबकि अनमोल और विक्रम बराड़ विदेश से कंपनी की फाइनेंस डील संभालते हैं। खास बात यह है कि कंपनी के टारगेट से जुड़ा शख्स केवल अपने आगे वाले एक शख्स को ही जानता है। इसके अलावा एक ऑपरेशन से जुड़े लोगों को बाकी सदस्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। गैंग के हर सदस्य को अलग अलग काम सौंपा जाता है। क्राइम कंपनी का पहला टास्क होता है किससे वसूली करनी है, दूसरा टास्क किसकी रेकी करनी है, तीसरा टास्क किस सदस्य को शेल्टर देना है और कहां, चौथा टास्क हथियार कहां से आएंगे, पांचवा टास्क हथियार कहां रखे जाएंगे, छठा टास्क हथियार कौन कौन चलाएगा, कौन टारगेट तक लेकर जाएगा और सातवां टास्क हथियार चलाने के बाद किसे सौंपना है। लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग मेंबर को भावनात्मक तौर पर जोड़ता है। यही वजह है कि आज उसके गैंग में अलग अलग राज्यों के करीब 1000 बदमाश और शार्प शूटर्स मौजूद हैं। बाकी बड़ी कंपनियों की तरह क्राइम की इस कंपनी में भी लोगों को सोशल मीडिया और मार्केटिंग के लिए रखा जाता है, जो वारदात के बाद उसकी जिम्मेदारी लेने और गैंग की मार्केटिंग करने का जिम्मा संभाले हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग के हर मेंबर को भले ही नहीं जानता, लेकिन अगर उसके गैंग के किसी भी मेंबर को कोई आर्थिक परेशानी होती है तो उसकी मदद खुद लॉरेंस बिश्नोई ही करता है। और यही वजह है कि विरोधी गैंग के लोग भी अब लॉरेंस से जुड़ने लगे हैं। पुलिस के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती इसी बात को लेकर है कि आखिर कैसे लॉरेंस की इस क्राइम कंपनी के तिलिस्म को तोड़ा जा सके। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे को देखकर सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और निर्देश दिए हैं कि सभी एयरपोर्ट्स पर अब से स्क्रीनिंग होगी। बंदरगाहों पर भी होगी ये स्क्रीनिंग और साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आदेश आज जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि देश में अब तक 2 मंकी पॉक्स वायरस के केसेस की पुष्टि हो चुकी है और दोनों ही केसेस केरल में पाए गए हैं। इसके चलते अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये एडवाइजरी जारी की है कि एयरपोर्ट्स पर और बंदरगाहों पर लगातार स्क्रीनिंग होगी। खासतौर पर वो यात्री जो बाहर से आए हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी।